हम कह रहे हैं कि एक आदमी मिसिंग है, एक आदमी का वेयर अबाउट्स नहीं पता, वो 13 अक्टूबर के बाद आज तक किसी को नजर नहीं आया, वो कहाँ है, वो किसके पास है, उसे लाकर अदालत में पेश कर दें। और उसमें उन्होंने रीजन ये लिखा है कि जहाँ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन वाक़या है उसकी सराउंडिंग में वो कहते हैं कि ये 38 और मस्जिदें 2 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हैं। जिसने नमाज पढ़नी है वो जाकर उन 38 मस्जिदों में पढ़ ले। कि रात के अंधेरे में एक ऑर्डर निकला, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ था रॉन्गली फिक्स्ड। लब्बैक के वोटर्स की तादाद इस वक्त करोड़ों में पहुंच चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि लब्बैक ने तंजीम साजी में जमात इस्लामी को भी पीछे छोड़ दिया हुआ है। कि जो बाहर निकल कर ये कहेगा कि मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, आप क्या कहेंगे कि वो एंटी गवर्नमेंट हो गया है? बिल्कुल। उसकी हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन उठाएंगे आप? नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च नहीं निकाले, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च नहीं निकाले, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च नहीं निकाले। एक लॉन्ग मार्च निकाले तो उसे फैसिलिटेट करना, और दूसरा लॉन्ग मार्च निकाले तो उसको उसके खिलाफ एंटी टेररिज्म के केसेस बना देना। पुलिस लब्बैक के ही कारकुन को साद रिजवी साहब से गोली मरवा रही है, अनस रिजवी साहब से गोली मरवा रही है। इसकी लॉजिक आप खुद देख ली है कि 3279 एक FIR है, उस FIR में घरेलू तमाम खवातीन के नाम दिए गए थे घर की। और मैंने ये सोचा कि अगर इस तमाम प्रोसेस में किसी एक आशिक रसूल की भी मैं खिदमत कर गया तो मेरी दुनिया के साथ मेरी आखिरत समझ जाएगी। यहाँ पर केसों के फैसले हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा, और मैं कैमरे को देख कर कह रहा हूँ कि मेरी बात जो समझ सकते हैं वो इसकी गहराई तक पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट इंतहाई अहम है और मेरे साथ एक मरतबा फिर सीनियर कानूनदान बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब मौजूद हैं। इससे पहले मैंने जब इनके इंटरव्यू किए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुतल्लिक थे, उनके कारकुनान से मुतल्लिक थे, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है ये तहरीक लब्बैक की क़यादत से मुतल्लिक है, उनके कारकुनान से मुतल्लिक है। आज जब मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ 252 दिन हो गए हैं तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई हाफिज़ अंस रिजवी को गायब हुए, अबडक्ट हुए। उनके बारे में कुछ मालूम नहीं, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तहरीक लब्बैक की क़यादत जो है उसने हर वो कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया जिससे उनके मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, वो कहाँ पर हैं, वो किसकी तहवील में हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उसके मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। इसी तरह जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन 252 दिन से जो है बंद है, वहाँ पर कोई नमाज जो है वो अदा नहीं की गई। इससे मुतल्लिक भी सवाल करेंगे। हाफिज़ साद रिजवी की फैमिली से मुतल्लिक जो मुकदमात दर्ज हुए उस पर भी बात करेंगे, और बहुत से सवालात जो आपके जहन में हैं, जो मेरे जहन में हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब से। सर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने ख़ुसूसी वक्त दिया। मैं तो सबसे पहले सवाल यही है, हर कोई ये जानना चाहता है कि हाफिज़ साद रिजवी और उनके भाई वो कहाँ पर हैं, उनके मुकदमा, उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो आपने हाई कोर्ट में दायर की, फिर 3 माह का वक्फा आया, फिर अदालत ने समाअत की, किसी जज ने माज़रत कर ली, ये मामला जो है वो अभी तक नोटिस की हद तक भी नहीं हुआ। नहीं शागिर साहब, इसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नोटिस की हद तक नहीं हुआ, नोटिस से बात आगे चली गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिनकी वजाहत शायद मैं भी नहीं कर सकता और शायद कोई और भी ना कर सके। ठीक। सूरत हाल इसमें ऐसे रही कि 13 अक्टूबर को आखिरी दफ़ा साद रिजवी साहब को और उनके भाई को देखा गया। बिल्कुल। उसके बाद से साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब लापता हैं। बिल्कुल। कुछ और लोग भी उनके साथ लापता हैं। उससे मुतल्लिका पहले तो ज़ाती कोशिश होती रही कि पता किया जाए कि वो कहाँ हैं। जब तमाम FIRs को इकट्ठा किया गया तो पता चला कि 56 मुख्तलिफ FIRs हैं जिनका इंदराज किया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिका। ठीक। उनमें 54 थाने थे जिनसे मुतल्लिका ये पता चला कि यहाँ पर मुख्तलिफ FIRs का इंदराज है, और 54 मुख्तलिफ थानों में साद रिजवी साहब को और अनस रिजवी साहब को तलाश किया गया। ठीक। तमाम तर कोशिश बरूए कार लाई गई कि उन 54 थानों से पता किया जाए कि क्या उनमें किसी FIR में जिनमें साद रिजवी साहब का नाम दिया गया हो, अनस साहब का नाम दिया गया हो, उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो, तो उन्होंने उसमें किसी में गिरफ्तार कर लिया हो। ठीक। लेकिन उसमें हमें मुकम्मल नाकामी हुई।
तमाम के तमाम 54 पुलिस स्टेशन जो थे वो उनकी किसी किस्म की गिरफ्तारी, उनकी मौजूदगी या उनके बारे में पता होने से मुकम्मल इनकारी थे। उसके बाद हम कुछ दिन तक कोशिश करते रहे कि हम पता करें कि वो किसी एजेंसी की तहवील में ना हो, वो कहीं और ऐसी जगह पे मौजूद ना हो जहां उनकी गिरफ्तारी शो नहीं की जा रही। जब हर तरफ से इनकार आ गया, हर तरफ से लाइल्मी का इजहार हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली फिर हमने हेबियस कॉर्पस पिटीशन जो थी वो दायर कर दी। हेबियस पिटीशन दायर होने के बाद उसकी मार्किंग हुई मिस्टर जस्टिस जवाद ज़फ़र साहब के पास जी। और जवाद ज़फ़र साहब ने उसमें नोटिस जारी करके थाना मुरीद के, ये वो थाना है जहां आखिरी दफ़ा जिसकी हदूद में साद रिजवी साहब को और अनस साहब को देखा गया था, उनके SHO से रिपोर्ट तलब कर ली। उनके बिहाफ पर एक DSP पेश हुए और उन्होंने साद रिजवी साहब की अपने पास मौजूदगी से इनकार कर दिया। हमने हाई कोर्ट से गुजारिश की कि 52 और थाने भी हैं, 53 और थाने भी हैं जहां पर साद साहब की मुमकिन मौजूदगी है, हो सकती है, लिहाजा आप उनसे भी रिपोर्ट तलब करें और पता करें कि साद रिजवी साहब कहाँ पर हैं। इस सारे में अफसोसनाक अमर ये है कि हाई कोर्ट का जो अमूमी रवैया है वो ये होता है कि अगर किसी भी आम शहरी के बारे में कोई एक आम आदमी अगर कोई हेबियस पिटीशन लेकर आ जाता है तो हाई कोर्ट उसे हमेशा बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर डील करती है, उसे बहुत सेंसिटिव मैटर समझा जाता है और उसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इससे ज़्यादा नाजुक मामला कोई नहीं है, उस आदमी की जान को ख़तरा हो सकता है, उसकी आज़ादी सल्ब हो चुकी है, लिहाजा उसको कोशिश की जाती है कि ज़्यादातर केसेस में डे टू डे बेसिस पर उसकी समाअत की जाए। साद रिजवी साहब वाले मैटर में एक अजीब मामला हमारे साथ ये हुआ कि अदालत ने किसी एक दफ़ा भी हमें 15 दिन या एक हफ्ते से कम की तारीख नहीं दी। बिल्कुल, जब भी उसकी तारीख हुई अदालत ने उसकी रिपोर्ट तलब करने के लिए 15-15 दिन की डेट डाली है और 15 दिन के बाद मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर से पूछा। उसके बाद हमें उन्होंने हदायत की कि जी आपने 4 थानों को पार्टी बनाया हुआ है, आप एक अमेंडेड पिटीशन दायर करें और 50 मज़ीद थानों को उसमें आप पार्टी बनाएं। हमने उनके हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया। इसके बाद जवाद ज़फ़र साहब लाहौर बेंच से तशरीफ़ ले गए और उनके लाहौर बेंच से जाने के बाद हमने मुतअद्दिद बार ऑफिस से दरख्वास्त की कि इसको समाअत के लिए किसी और जज साहब के पास लगा दिया जाए, लेकिन वो पिटीशन फिक्स नहीं हो सकती। अल्टीमेटली जवाद ज़फ़र साहब के अदालत के जितने केसेस थे वो सारे के सारे इकट्ठे उठाकर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को बिल्कुल दे दिए गए। हमारा उस वक्त हमारे समझिए कि एक उम्मीद जागी कि तारिक सलीम शेख साहब एक इंतहाई मोतबर और इंतहाई बड़ा नाम है, वो ऐसे मामलात में बहुत सख्ती से पेश आते हैं जहाँ किसी इंसान की आज़ादी और उसके गुम होने का मसला हो। तो उस खुशी को लेकर जब हम उनकी अदालत में पहुँचे तो हमारे लिए हैरत का बायस थी कि रात के अंधेरे में एक पिटीशन एक ऑर्डर निकला। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ था रॉन्गली फिक्स्ड, यानी जो हेबियस पिटीशन थी साहब की उसके बारे में ऑफिस ने एक ऑर्डर निकाल दिया रॉन्गली फिक्स्ड। अब हमें अदालत से बताया गया कि जी आपकी पिटीशन हमारी अदालत में नहीं आई और उसकी लिस्ट आ गई है कि इट वाज रॉन्गली फिक्स्ड। जब हमने ऑफिस से पता किया तो पता चला कि उसी दिन वो पिटीशन जो थी वो मैडम जस्टिस अबरगुल साहबा की कोर्ट में लगा दी गई थी। जब हम जस्टिस अबरगुल साहबा की कोर्ट में पहुँचे तो लामोहल्ला उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मेरे ख्याल में तो वो लिस्ट कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन मेरे एसोसिएट्स को अचानक पता चला कि वो जी अबरगुल साहबा के पास लगी हुई है। वो भागम भाग वहाँ पहुँचे, उतनी देर में केस कॉल हो चुका था। तो लामोहल्ला हमें अदालत से दरख्वास्त करनी पड़ी कि इसमें सीनियर काउंसिल अवेलेबल इस वक्त नहीं है। उनको तो पता चला कि लिस्ट कैंसिल हो गई है, तो मेहरबानी फरमा कर इसे 1-2 दिन के लिए आप फिक्स फरमा लें। ये बात है अवाइल जून की, यानी मैं 2-3-4 जून की बात कर रहा हूँ। ये 2-3 तारीख है जिस दिन जून की, जिस दिन का मैं ये आपको मामला बता रहा हूँ। हमारे ये दरख्वास्त करने पर मैडम जस्टिस अबरगुल साहिबा ने उस केस की समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी, यानी हेबियस पिटीशन में 1 महीने की डेट डाल दी गई। ये तारीख में हमने कभी नहीं देखा पहले कि 1 माह की, और वो भी अबडक्शन के मामले में। और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का आप फरमा रहे थे, तो मैं जब अबडक्ट हुआ तो मेरी दरख्वास्त भी जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास लगी थी
और यकीन करें कि उन्होंने इस मामले को इतना सीरियस लिया। यहाँ पर 1 माह की तारीखें दी जा रही हैं, 15 दिन की तारीखें दी जा रही हैं। मुझे बताया गया जब मैं वापस बाजियाब होकर आया तो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जुमे का दिन और जुमे के दिन 3 मरतबा समाअत की और उन्होंने हर घंटे के बाद उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें पहले थाने, जो एक प्रोसीजर आप बता रहे हैं। फिर उन्होंने आईजी को तलब किया और 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ऐसे अहकामात जारी किए थे कि मेरी जो बाजियाबी थी वो हो गई। तो ये तो आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो हैं वो इतने दबंग जज हैं और हाई कोर्ट में जब उनके पास किसी आम साइल का भी केस लगता है तो उसे एक इंसाफ की उम्मीद नज़र आती है। और यहाँ पर रॉन्गली फिक्स्ड यानी फिक्स्ड मैच कह लें। शाकिर साहब, मैंने जब एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना आपसे गुजारिश करते हुए कि जब हमें पता चला कि हमारा केस तारिक सलीम शेख साहब के पास लग गया है तो हम खुशी उनकी अदालत की तरफ गए कि आज साथ बाजियाब हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वहां पर ऑर्डर मौजूद था रॉन्गली फिक्स्ड। अब मुझे समझ नहीं आई, मैंने अपना स्टाफ भी भेजा डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के पास उनसे पूछने के लिए कि जब जवाद जफर साहब की अदालत के अगर 200 केसेस हैं और वो 200 के 200 तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में शिफ्ट कर दिए गए हैं बाय 1 ओमनिबस ऑर्डर, तो उनमें से एक केस को उसमें से निकालने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक है। खास तौर पर एक साथ रिजवी वाले केस को रॉन्गली फिक्स करार देकर किसी और बेंच के पास फिक्स करने से हमारे दिलों में कोई सफाई तो नहीं रहेगी। हम सोचने पर मजबूर तो होंगे कि ये एक केस, इसके साथ को मुनफरिद सलूक क्यों किया जा रहा है। बहरहाल आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि 252 दिन गुजरने के बावजूद आज तक साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब की जो मौजूदगी है वो पता नहीं चल सकी। वो पुरसरार है और उसके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता कि वो इस वक्त कहाँ हैं, वो किसकी गिरफ्तार हिरासत में हैं, उसे किसने गिरफ्तार किया हुआ है और क्यों उसे किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। जस्टिस फारूक हैदर साहब, इनके पास भी ये केस समाअत के लिए गया था, उन्होंने माजरत कर ली, तो उसकी कोई वजूहात जो हैं वो मालूम हो सकी? सर, सबसे पहले ये मार्क ही वहीं पर हुआ था। बिल्कुल। उन्होंने अपने ज़ाती मामलात की वजह से लिखा ऑर्डर में कि मैं अपने पर्सनल रीजंस पर इसको नहीं सुनना चाहता और उन्होंने पहली समाअत किए बगैर ही इसमें माजरत कर ली थी। उन्होंने ये माजरत क्यों की, इसका कोई जवाब मेरे पास तो आज तक नहीं आया। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि आपके हज़ारों शागिर्द हैं और आपके सैकड़ों जो हैं वो शागिर्द जज भी बन चुके हैं और जब आप उनके सामने जाते हैं तो वो ये रीज़न देते हैं क्योंकि आप मेरे उस्ताद मेरे सामने हैं तो ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, तो वो इसलिए माजरत कर लेते हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जो वकील जज बन जाता है और माजी में उसने किसी का केस लड़ा हुआ हो तो वो ये कहता है कि मैं इसको इस बुनियाद पर जो है नहीं सुन सकता क्योंकि मैं माजी में इनका वकील रहा हूँ। जैसे फारूक हैदर साहब की मिसाल है कि ये चौधरी बरादरान के वकील रहे हैं माजी में और जब भी कोई इस तरह का केस जाता है तो वो माजरत कर लेते हैं। तो क्या जैसे फारूक हैदर साहब जो हैं वो माजी में कभी रिजवी साहब के वकील रहे हों या इनकी पार्टी के साथ या कोई इस तरह की रीज़न? सर, कोई अगर ऐसी वजह है भी तो मेरे इल्म में नहीं आई, ना ही मुझे लब्बैक की तरफ से बताया गया और ना ही कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी इंटीमेशन आई कि कोई ऐसा मामला है। बहरहाल ये ज़रूर है कि उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से केस की समाअत से इनकार किया था। हो सकता है इनमें से कोई वजह हो या हो सकता है ऐसी कोई वजह ना हो। अच्छा बुरहान साहब, एक क्वेश्चन है, हमें लोग कहते हैं कि आप बाखबर सहाफ़ी हैं, आपके पास कोई ख़बर होगी, हमारे सीनियर्स को भी इसी तरह आप सीनियर कौंसल हैं, कानूनदान हैं और आपका एक बड़ा तजुर्बा है, तो मैं इस हद तक आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बड़े बाखबर हैं, तो ये सुनने वाले देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब की सेहत, उनकी लोकेशन या उनके हवाले से कोई ऐसी चीज़ जिससे ये कहा जा सके या आपके ख्याल में कि वो दुरुस्त ठीक हैं, उनकी अबडक्शन के हवाले से या कब तक उनकी बाजियाबी मुमकिन हो सकती है, आप अपनी इंफॉर्मेशन या फिर अपने ख्याल या अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, क्योंकि इससे पहले भी साद रिजवी साहब जब अबडक्ट थे, जब 3MPO के तहत थे, तो उस वक्त भी आपने ही ये मुकदमा लड़ा था और फिर उनकी बाजियाबी हुई थी और लब्बैक के बहुत से मुकदमात माजी में भी आप कर चुके हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी देख चुके हैं। देखिए शाकिर साहब, बात यह है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के केसेस किए, बिलाशुबा मैं माजी में लब्बैक का भी वकील रहा हूँ
अगर मुझे ये पता हो कि साद रिजवी साहब फलां जगह पर हैं और इस हालत में हैं, तो मैं बैलफ लेकर वहाँ ना चला जाऊँ? ख्याल ख्याल के मुताबिक होगा। सर मैं आपकी ऑब्जर्वेशन क्या मैं कहती है? कैसे ख्याल का इजहार कर सकता हूँ? मुझे अगर ख्याल में भी पता होता तो मैं डेफिनेटली अदालत को बताता कि सर फलां जगह पर बैलफ भेजिए, वहाँ साद रिजवी साहब की मौजूदगी मुमकिन है। सेवन सेंस क्या कहती है? सर मेरी सिक्स सेंस, मेरा गुमान तो ये कहता है कि साद रिजवी साहब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से रखे, और मैं दुआगो हूँ कि वो किसी भी तकलीफ़, किसी भी शर से महफूज हों। अल्लाह ताला उन्हें बाखैरियत हम सब के दरमियान वापस लाए। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो रही थी तो हमने ये देखा कि तहरीक लब्बैक को जो है वो कलअदम करार दे दिया गया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कलअदम या उसके ख़िलाफ़ कोई केस करना, कोई भी उसे ख़त्म करना हो तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। एक तो नाज़रीन को सिर्फ प्रोसीजर बता दीजिएगा, और इस मामले में तहरीक लब्बैक के साथ जो है ये इस तरह का सलूक क्यों किया गया है? देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक प्रोसीजर का ताल्लुक है तो कानून ये कहता है कि हुकूमत इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो इसका बाकायदा 15 दिन के अंदर अंदर एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, और सुप्रीम कोर्ट इसकी बाकायदा एक केस की सूरत समाअत करेगी, जहाँ पर वो उस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन को, पार्टी के नुमाइंदों को पूरी तरह से मौका देंगे कि वो अपने खिलाफ लगाए गए हर इल्ज़ाम का जवाब दे सकें। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको यस कर दे हुकूमत के इस नोटिफिकेशन को, तो उसके बाद ही ये मुमकिन होता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कालअदम करार दे सकें। जहाँ तक लब्बैक का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि लब्बैक इस वक्त पाकिस्तान की कोई छोटी सियासी जमात नहीं है। आप पिछले इलेक्शंस को देखें तो मुझे लगता है कि लब्बैक ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लब्बैक ने तीसरे नंबर पर पंजाब भर में सबसे ज़्यादा वोट लिए हुए। लब्बैक के वोटर्स की तादाद इस वक्त करोड़ों में पहुँच चुकी है। लब्बैक ना सिर्फ एक मुनज़्ज़म जमात है, बल्कि हम किसी दौर में कहा करते थे कि जमात इस्लामी बहुत मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन मुझे लगता है कि लब्बैक ने तंजीम साजी में जमात इस्लामी को भी पीछे छोड़ दिया हुआ है। उसके अमीर, उसकी शूरा के मेंबर, उसके बाकी अफराद इंतहाई मुनज़्ज़म हैं, और वो पॉलिटिकली अपनी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए उसी तरह पाकिस्तान में आज़ाद हैं जिस तरह दीगर पार्टीज़ आज़ाद हैं। और अगर एक पाकिस्तान में वोटों के लिहाज से तीसरे नंबर पर आने वाली जमात को आप सिर्फ इतनी बुनियाद पर कि उसने एक एहतजाजी लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था, आप उसे कालअदम करार दे सकते हैं, तो फिर इसकी लॉजिक तो हुकूमत को ही बता सकेगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि पहले मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, तो उस एहतजाज पे आपने उनके ख़िलाफ़ इतनी शदीद कार्रवाई कर दी। उसके बाद लब्बैक आ गई, लब्बैक ने लॉन्ग मार्च निकाला तो आपने लब्बैक के ख़िलाफ़ कर दी। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम इन्हीं मामलात पर रहे तो हम पाकिस्तान से जमहूरियत का जो हुस्न है, अभी रिसेंटली आज़ाद कश्मीर में भी बिल्कुल इसी तरह ही हुआ है। वही एपिसोड है। जो एहतजाज, जो जमहूरियत का हुस्न है, एहतजाज बेसिक हक है हर पाकिस्तानी का, कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रंटेड हक है, तो आप उसे ख़त्म कर देंगे। आप तो किसी को एहतजाज का हक नहीं देंगे। जो बाहर निकल कर ये कहेगा कि मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, आप क्या कहेंगे कि वो एंटी गवर्नमेंट हो गया है? तो उसकी हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन उठाएंगे आप ये कहेंगे कि ये पाकिस्तानी नहीं रहा क्योंकि इसने गवर्नमेंट। देखिए, माजी में यही काम तो दूसरी जमातें भी करती हैं। नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च नहीं निकाले, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च नहीं निकाले, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च नहीं निकाले। अंदर से पिक एंड चूज़ करना, एक लॉन्ग मार्च निकाले तो उसे फैसिलिटेट करना, और दूसरा लॉन्ग मार्च निकाले तो उसको उसके खिलाफ एंटी टेररिज्म के केसेस बना देना, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। देखें, इसके लिए तो जद्दोजहद आपने की थी, आपने अदलिया की आज़ादी के लिए जो है वो इतनी जद्दोजहद की, मारे खाई, ये तो काम अदलिया का था कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती, तो अदलिया तो नहीं कर रही है। जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वाकई ये काम अदलिया का है, और अदलिया शायद ये फ़र्ज़ अंजाम देने में इतने अच्छे तरीके से कामयाब नहीं हो सकी जितनी आम लोग और हम लॉयर्स उनसे तवक्को रखते हैं। सर, हम पाबंदी की बात कर रहे थे लब्बैक की। अब वज़ारत दाखिला ने लब्बैक पर पाबंदी लगाई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत, और फिर इसकी नज़रसानी के लिए जो है वो लब्बैक गई। 90 दिन गुजर गए, उसके बावजूद जो है समाअत जो है उसके लिए मुकर्रर ही नहीं हुई, यानी अभी तक जो है वो समाअत ही मुकर्रर नहीं हुई जो वज़ारत दाखिला ने इक़दाम उठाया था। अब क्या कानूनी तरीका जो है वो लब्बैक के पास है, और फिर ये जो इक़दाम है वज़ारत दाखिला का कि एक दरख्वास्त आई और उसके ऊपर जो है वो समाअत ही मुकर्रर नहीं की, तो वो कितने इसमें गिल्ट? शाकिर साहब, इसमें
थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी तक हुआ क्या है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कालेदम करने का। हमारे पास उसके खिलाफ निगरानी में जाने के लिए 30 दिन का टाइम था। हमने उसकी लब्बैक की तरफ से रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी, जो मेरे दफ्तर की तरफ से फाइल हुई है। उसकी बाकायदा हमारे पास रिसीविंग मौजूद है। उसके बाद से मुतअद्दिद बार हम और हमारे नुमाइंदे इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाते रहे कि सर आप इसकी डेट फिक्स करें, इसकी डेट फिक्स करें, हमें समाअत का मौका दें। उन्होंने हमें समाअत का बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया। फिर हमने उनसे ये पूछना शुरू किया कि टाइम लैप्स कर गया है, ऐसा तो नहीं है कि आपने समाअत के बगैर इसका कोई फैसला सुना दिया हो। इसका भी उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। जब हम हर तरफ से मजबूर हो गए तो हमने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की, जिसमें हमने हाई कोर्ट से गुजारिश की कि हमारे पास 90 दिन का टाइम था। 90 दिन में हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने सुनने के बाद हमारी रिप्रेजेंटेशन पे, निगरानी पे फैसला सुनाना था। वो ये नहीं कर रहे, तो बराह करम इनको हुक्म जारी किया जाए कि ये हमारी उस निगरानी पर अपना फैसला सुनाएं। वो रिट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसकी अभी तारीख फिक्स नहीं की गई। पेंडिंग तारीख पे तारीख, जो भी आप पटिशन दायर कर रहे हैं उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप मेरा इंटरव्यू करें, आप डिपार्टमेंट की, मेरे इदारे की जो कमज़ोरियां हैं उनको पब्लिश करने की बजाय आप निशानदेही करना तो सर ये हमारा हक है ना, निशानदेही करें। चले मैं अगले सवाल मैं आपकी इस निशानदेही पर सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सर आपने फरमाया कि एक तवील सिलसिला चल रहा है और कभी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, कभी रॉन्गली फिक्स होकर जो है वो किसी और जज साहब के पास चली जाती है, कहीं पर जो है वो लंबी लंबी तारीख ही दे दी जाती है। अब जो अगली तारीख है वो 29 जून है। जस्टिस अबर गुल साहिबा के पास जो है ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है और ये वही जज हैं जिन्होंने ATC के अंदर 9 मई के मुकदमात की समाअतें भी की हैं और अब ये हाई कोर्ट में भी हैं। तो इस हवाले से इनका एक बड़ा वसी तजुर्बा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस मामले को तेज़ी के साथ लेकर चलेंगी या फिर ये मामला फिर जो है वो 29 की बजाय फिर आगे 15 या महीने की डेट मिल जाएगी? देखिए शाकिर, इसमें गुजारिश ये है कि जहाँ तक सवाल ये है कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो 3 माह हो गए हमें हेबियस पिटीशन डाले हुए। बिल्कुल। हेबियस पिटीशन 3 दिन की होती है। बिल्कुल। 3 माह की तो आज तक कभी नहीं सुनी। बिल्कुल। ये 3 माह से बगैर किसी कार्रवाई के पेंडिंग चली आ रही है। इसमें कोई भी कार्रवाई करने की बजाय कोशिश होती है कि तारीख पड़ जाए। मेरी गुजारिश ये है कि अगर तो मैं इस माजी को देखूं तो मुझे 29 तारीख को पूरी उम्मीद है कि फिर तारीख ही दी जाएगी। अच्छा। वरना मैं तो छोटी सी सिंपल सी बात करता हूँ, हेबियस पिटीशन में कौन सा ऐसा कानून है जिसकी तशरीह की ज़रूरत है। हम कह रहे हैं कि एक आदमी मिसिंग है, एक आदमी का वेयर अबाउट्स नहीं पता, वो 13 अक्टूबर के बाद आज तक किसी को नज़र नहीं आया, वो कहाँ है, वो किसके पास है, उसे लाकर अदालत में पेश कर दें। तो होना तो ये चाहिए कि ऑर्डर ये होता कि 29 तारीख को जहाँ पे भी साथ मौजूद हैं उन्हें लाकर पेश कर दिया जाए, अनस साहब जहाँ पर भी उन्हें लाकर पेश कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि ऐसी कार्रवाई कोई नज़र नहीं आ रही, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं तो इस पर बड़ा खामोश हूँ, मैं नहीं कुछ भी कह सकता। लेकिन बिटवीन दी लाइंस पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है कि हेबियस पिटीशन को इतनी तवील चलाना। और इसको सबको देखूं तो मुझे यही लगता है कि 29 को भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन से हैं और उन फ्रीकों ने क्या जवाब भी जमा कराया? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर IG तक, DG FIA से लेकर हर उस बंदे को जो अब बल्कि जो हमने अमेंडेड पिटीशन दी है इसमें हमने 54 SHOs को भी पार्टी बना दी है। ठीक हो गया। हमने तो छोड़े नहीं किसी को जिसे पार्टी नहीं बनाया। हमने कहा जिससे भी जहाँ पे भी वो हैं एक दफ़ा सामने ले आए, बस उन पे मुकदमात हैं लाइए, उनके मुकदमात उन्हें फेस करने दें। सामने कोर्टें मौजूद हैं, जहां बाकी लोग फेस कर रहे हैं वहां वो भी करेंगे। ठीक। इसी से रिलेटेड अगला सवाल करते हैं। साद बीवी साहब जो हैं वो अबडक्ट हैं, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं, ठीक हो गया। आपने दरख्वास्त वजारत दाखिला को दी, 90 दिन के बाद सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। फिर आप हाई कोर्ट आ गए, कुछ नहीं हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ नहीं हुआ। अब एक और अभी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। अच्छा, एक और अभी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, इसे क्लियर कीजिए। ठीक। अभी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए क्योंकि हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का कोई ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर नहीं मिला। ऑर्डर मिलेगा या वो रेफरेंस भेजेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमने लाहौर हाई कोर्ट में जो रिट फाइल की हुई है उस रिट की तारीख मुकर्रर नहीं की जा रही। तारीख मुकर्रर नहीं हुई। 8 माह से जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन बंद है और वहाँ पर अब तक हज़ारों नमाजें नहीं हो सकी। इसके ख़िलाफ़ भी आपने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, तो मस्जिद को खोलने में क्या मसला है,
क्यों नहीं उसकी दरख्वास्त मुकर्रर हो सर रही? हमने इससे मुताल्लिका जो दरख्वास्त फ़ाइल की थी वो पहली दरख्वास्त बावजूद वापस ले ली गई, जो किसी और लॉयर ने फ़ाइल की हुई थी। तो वो वापस होने के बाद इस मौजू पर दूसरी जो दरख्वास्त है वो मेरे दफ्तर से फ़ाइल की गई और उस पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने हमारी वो रेट पिटीशन जो थी वो खारिज कर दी। और उसमें उन्होंने रीज़न ये लिखा है कि जहाँ मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन वाक़या है उसकी सराउंडिंग में वो कहते हैं कि ये 38 और मस्जिदें 2 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हैं, जिसने नमाज़ पढ़नी है वो जाकर उन 38 मस्जिदों में पढ़ ले, इस मस्जिद में फ़िलहाल नमाज के लिए इजाज़त नहीं है। ये रीज़न है जी, ये रीज़न है। और कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है या यहाँ पर जो है वो? नहीं सर, एक्टिविटी का तो मेरे पास सिंपल सा जवाब है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, आपने 56 पर्चे दिए तहरीक लब्बैक पर। अगर आपको तहरीक लब्बैक की किसी एक एक्टिविटी में मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन मुलव्वस नज़र आती है तो किसी एक FIR का हिस्सा बना देते। आपने नवाकोट थाने में जो उसकी जुरिस्डिक्शन है जहाँ पर, आपने वहाँ पर 1 से ज़्यादा FIR दी हुई तो है। ये अल्लाह के घर का इतना खौफ डर क्यों है? तो वहाँ पर तो जाके नमाज पढ़नी है ना, तो आप अल्लाह के उनसे, ये आप उनसे पूछेंगे जिन्हें खौफ है। और लाइटर मूड में मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्हें किसी एक जगह पर भी तो अल्लाह का खौफ है। ये भी ठीक है बात। सारे पाकिस्तान में उन्हें किसी जगह पर अल्लाह का खौफ नहीं है। कोई एक जगह तो अल्लाह का घर ऐसा भी है ना जिस पे उन्हें अल्लाह का खौफ है। तो आप इस पे इत्मीनान रखें, लेकिन हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वही अब हमारे पास आखिरी चॉइस है। यहाँ पर इनका दफ्तर भी है जामा मस्जिद आलमीन के कुछ फासले पर। नहीं, वो यहाँ मैं वजाहत कर दूँ आपसे। देखिए, यही वो मिसकंसेप्शन है जिसे लेकर बहुत सारी दुनिया चल रही है कि जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन से मुल्हिका, क्योंकि मौलाना खादम रिजवी साहब का मज़ार मुबारक है, तो लोग ये समझते हैं कि मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन जो है वो सियासी मरकज़ है और वहाँ पर सियासियात होती है। मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होती। मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन से कुछ फासले पर तहरीक लब्बैक का दफ्तर मौजूद है। वो एक अलग बिल्डिंग है, वो एक अलग इमारत है। मस्जिद सील है, अल्लाह का घर जो है जी, मस्जिद है, वहाँ पर आप इबादत नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसा, वहाँ पर आप जा नहीं सकते। ऐसा ही है। और ये कहा जाता है कि इस इलाके में 38 मसाजिद हो रहे हैं, आप नमाज वहाँ जाकर पढ़ें। आप नमाज वहाँ, ये लिखा हुआ दिया है जी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, होम डिपार्टमेंट ने लिख कर दिया और इसी लॉजिक को ऑनरेबल जज ने एक्सेप्ट करके हमारी पिटीशन रिजेक्ट की है। एक्सेप्ट कर लिया जी, एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो सर कानून में कई गुंजाइश है कि इस बुनियाद पर जो है वो एक मस्जिद बंद? सर मैंने तो आज तक जो कानून पढ़ा उसमें एक ही कानून था, वंस ए मॉस्क इज ऑलवेज ए मॉस्क। एक जगह जो आज मस्जिद है वो हमेशा के लिए मस्जिद है। मैंने तो कभी ये नहीं पढ़ा कि आप किसी को ये कहें कि एक मस्जिद से 25 फुट दूर दूसरी मस्जिद है, लिहाजा दोनों में से एक मस्जिद को बंद कर दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट ने इस लॉजिक को मान लिया है। हाफिज़ साद रिजवी और अनस रिजवी के ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात दर्ज हैं जिनमें ये कहा गया जिस मतन में कि उनकी फायरिंग से जो है वो इनकी जमात के कारकुन शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं। तो इसमें किस हद तक सदाकत है या आप? सर इसकी लॉजिक आप मुझसे पूछने की बजाय सिर्फ इतना अगर आपको बता दूं कि हर ऐसी FIR का मुद्दई पुलिस का एक मुलाजिम है। इससे ही सारी बात क्लियर हो जाती है कि पुलिस खुद ही, देखिए ना कितनी मज़ाक खेज़ किस्म का इल्ज़ाम है। एक FIR मैंने ऐसी देखी जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक के लोग आए, उन्होंने थाने पर हमला कर दिया और थाने के मालखाने से उन्होंने क्लाशनकोफें चोरी कर ली। और उसी तफ्तीशी अफसर ने 4 दिन बाद लिखा कि जनाब वो सारी की सारी क्लाशनकोफें जो मालखाने से चोरी हुई थी वो मैंने सबसे मुकम्मल सही हालत में बरामद कर ली। बरामद भी कर ली। मेरी क्लाशनकोफ है, मेरे पास थी, मुझसे आप चुरा कर ले गए, 4 दिन बाद मैंने आपसे बरामद कर ली, आपके खिलाफ मैंने मुकदमा बना दिया। अब पुलिस है, पुलिस लब्बैक के ही कारकुन को साद रिजवी साहब से गोली मरवा रही है, अनस रिजवी साहब से गोली मरवा रही है। इसकी लॉजिक आप खुद देख लीजिए कि एक प्रोसेशन है जिसे वो लेकर निकले हैं, उस प्रोसेशन में लोग उनकी क़यादत में एहतजाज करने के लिए निकले हैं और अनस रिजवी साहब और साद रिजवी साहब को अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने अपने ही कारकुनों को गोलियां मारनी शुरू कर दी। मियां असलम पर भी यही इल्जाम है 9 मई में कि उसने पूरी बात सुनिएगा जरा शाकिर, पूरी बात सुनिएगा। उन्हीं ने गोलियां मारी, उन्हीं के साथी
उन्हीं की नाशें उठाकर भागे। आपको नाश भी नहीं मिली, वो नाश जो थी वो उठाकर लबैक वाले ही ले गए और लबैक पे ही पर्चा कर दिया। अगर वो नाश मिल गई तो भी लबैक पर पर्चा कर दिया। ये तो पता चलेगा जब ट्रायल आप अदालत में लाएंगे और वो शहीद, जब उसके वर्षा ने आकर बताया कि असल गोली किसकी थी, जब उसके वर्षा ने आकर अदालत में बयान दिया कि उसकी गोली किसने चलाई थी, किससे लगी और किसके खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगाया, हकीकत सामने आ जाएगी। हकीकत तो सामने आ जाती है, लेकिन फैसला आएगा, फैसले में कहा होगा नहीं ये फैमिली गलत कह रही है, दूसरी तरफ से जो बात हो रही है वो ठीक है। देखिए, हमारा काम है केस लड़ना, जज का काम है फैसला देना, हमारा काम है उस जजमेंट के खिलाफ लड़ना 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 और लड़ना ता वक्त है कि इंसाफ बाहर आ जाए। अब ये आपको मैं कैसे बता दूं कि वो फैसले कहाँ से आते हैं, कौन वो फैसले करता है और किन फैसलों की वजह से कहाँ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। मैं सिर्फ आपको एक फ़िक्रा बोल देता हूँ, मैं इससे ज़्यादा शायद आपको कुछ नहीं कह सकूँगा। यहाँ पर केसों के फैसले हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यहाँ पर केसों के फैसले हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा। और मैं कैमरे को देख कर कह रहा हूँ कि मेरी बात जो समझ सकते हैं वो इसकी गहराई तक पहुँच जाए। सर, मजमूई तौर पर लब्बैक के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात वो आपने बता दिए, कितने जो है वो कारकुन रहनुमा गिरफ़्तार हुए, और अब भी ATC के अदालत के अंदर बच्चों को लेके आ रहे हैं, अंडर एज बच्चे जो हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ामात और भी लोग। अच्छा, मैंने ये देखा कि जज साहब जो हैं वो इधर से कहते थे कि इस मुकदमे में हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, अभी वो कब्र अदालत से बाहर नहीं पहुंचते थे तो उन्हें फिर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता, फिर दोबारा उन्हें अदालत में पेश किया जाता था, जज साहब दोबारा डिस्चार्ज करते थे। तो अब तक कितने जो हैं वो लोगों को डिस्चार्ज किया गया है? और इस हवाले देखिए, आपने मुझसे गिरफ्तारों का पूछा, अगर मैं डिस्चार्ज लोगों की तरफ जाऊं तो मेरा ख्याल है 1000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें अदालत ने गिरफ्तारी से बचाया और डिस्चार्ज कर दिया। ये बहुत बड़ा फिगर है। और 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें एंटी टेररिज्म कोर्ट ने केसों में मुलव्वस ना पाकर डिस्चार्ज किया हुआ है। दूसरा, आपने जो सवाल किया बड़ा खूबसूरत सवाल था, इसका एक जवाब मैं आपको दूं। शाकिर, अगर आप केसेस उठाकर देखें ना PTI के और TLP के, तो आपको एक पैटर्न नज़र आता है। अच्छा, एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है। आप अगर उनके अंदर से मुल्ज़मान के नाम तब्दील कर दें तो आपको लगेगा कि ये तो वही FIR है जो PTI पे दी गई थी। अच्छा, अगर आप PTI की FIR के अंदर लब्बैक के नाम डाल दें तो लगेगा कि ये तो वही FIR है जो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। वही पुलिस ऑफिसर है, वही पुलिस का गवाह है, वही गाड़ी जलने का इल्ज़ाम है, वही एक एंटी रॉयड सामान छीनने का इल्ज़ाम है, वही गैस का शेल छीनने का इल्ज़ाम है, वही तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है, वही कैमरा तोड़ दिया, वही मेरी तरफ गुस्से से देख लिया, मेरी शर्ट का बटन तोड़ दिया, मुझे मारा जिससे मुझे थप्पड़ लग गया। आप देखें, ऐसे लगता है कि जैसे एक फार्मूला है और उस फार्मूले के तहत तमाम FIR का इंदराज किया गया है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्मिटी है। एक ऐसा दस्तावेज़ आपको FIR नज़र आएगा जिसमें सिर्फ PTI और TLP के नामों का फ़र्क है, बाकी सब एक है। ठीक जी। अच्छा सर, हमने ये देखा कि अल्लामा क़ादम रिज़वी साहब की ज़ौजा, उनकी साहबजातियाँ, उनकी बहू, हत्ता कि दूध पीते बच्चे जो है उनको भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया था और उनके ऊपर जो है वो 780 लगाई गई और फिर जो है उनकी रिहाई भी हो गई। अब ये जो उनके ऊपर 780 का मुकदमा डाला गया है, तो इसमें क्या इल्ज़ामात हैं? उन्होंने क्या कोई ऐसा अमल किया जो दहशतगर्दी के इतने संगीन मुकदमे की वो दफ़ात में शामिल होता है? इसमें गुजारिश ये है कि 3279 एक FIR है। उस FIR में घरेलू तमाम ख़वातीन के नाम दिए गए थे। घर की सर्च के दौरान कुछ पैसे मिले थे, वो पैसे इन्होंने अलज किए और मामलात इन्होंने अलज किए और उसमें फिर बाद अज़ां गवर्नमेंट ने उनको उसमें से रिलीज़ कर दिया था। वो तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो भी एंटी टेररिज्म के तहत ही लगे हुए हैं। तो अभी तक वो पर्चा जो है वो कायम है? जी, वो कायम है। तो इसके हवाले से अब क्या उनकी दोबारा गिरफ़्तारी हो सकती है या ये मुकदमा भी ट्रायल के लिए जाएगा? ये मुकदमा डेफिनेटली ट्रायल के लिए जाएगा, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी शायद दोबारा ज़रूरत महसूस ना हो। इसमें ये भी नहीं समझ आ रहा कि गिरफ़्तारी हुई तो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक तो एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमें नज़र नहीं आया।
नहीं, गवर्नमेंट रिलीज़ तो कर सकती है ना, गवर्नमेंट के पास डिस्चार्ज करवाने का इख्तियार है, गवर्नमेंट के पास तफ्तीश में 169 में छोड़ देने का इख्तियार है, गवर्नमेंट के पास इख्तियारात तो हैं जो पुलिस अपनी रजामंदी से किसी को छोड़ सकती है, वो उसी पावर के तहत छोड़ा गया है। ठीक हो गया। 169 है इसमें CRPC कि पुलिस जब देखती है कि शख्स मुलव्वस नहीं पाया जा रहा तो वो उसको रिलीज़ कर देती है उसके पर्सनल बॉन्ड पर। ठीक। आखिर में सर, जो लब्बैक के कारकुन हैं और उनके जो इस वक्त लोग कैद हैं, एक बड़ा तवील इन्होंने एक सफ़र अभी तक तय किया है, यानी 252 दिन हो गए हैं वो इन मुकदमात का सामना कर रहे हैं, और जो इल्ज़ामात हैं उनके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि ये कब तक इनको इस मुकदमात में जो है या तो ज़मानत मिलेगी या इस मुकदमात में बरी होंगे, या ये मामला कब तक चलेगा? देखिए, हर FIR में नामजद लोगों की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। एक वो कैटेगरी है जिनके अगेंस्ट कुछ थोड़े से संगीन इल्ज़ामात हैं। तकरीबन कोई 100-125 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात हैं और उनकी ज़मानतें अभी तक हाई कोर्ट से भी खारिज हुई हैं और उनके मुतालिक अब हम सुप्रीम कोर्ट को रजू कर रहे हैं। 56 FIRों के चालान आने हैं अदालतों में जिनके ट्रायल होने हैं। उनमें से अभी तक 15 केसेस के चालान जो हैं वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जिनमें से 4 केसेस में फ़र्द जुर्म भी लग चुका है और किसी वक्त भी उनका ट्रायल शुरू हो सकता है, और तकरीबन कोई 11 के करीब ऐसे हैं जिनमें हाज़िरी मुकम्मल की जा रही है। तो चालान जो हैं वो अब वो मेरा ख्याल है विद इन डेज़ वो कोर्ट में देंगे। ठीक होगा। इसमें हमने देखा कि पूरे पंजाब से लोगों को नामज़द किया गया और पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला से लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो कोई प्रोविज़न ऐसी मौजूद है कि उनकी हाज़िरी माफ़ी हो जाए, या वो इस ये तो सर जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर उसके बाद कोर्ट का मामला है, और ऐसा मेरे ख्याल के मुताबिक अदालतों को इसलिए कर देना चाहिए कि मैंने देखा है कि इस तरफ से अटक और इस तरफ से राजनपुर तक के लोग हैं जिनको मुख्तलिफ़ केसों में मुलव्वस किया गया है। वो एक तवील फहरिस्त है जो लाहौर से बाहर के लोगों की है, और उनके लिए हर तारीख को अटेंड करना बड़ा ही दुश्वार गुजार होगा। आखिर में एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है। मैं इस मुकदमात को अदालतों में भी कवर करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। तहरीक लब्बैक के मुकदमे में पेश होने के लिए कोई वकील राज़ी नहीं होता था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आपने क्या सोचकर जो है ये मुकदमात लिए? क्योंकि मैंने बड़े बड़े वकला को देखा है, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हम इस मामले में हम आपकी कुछ नहीं कर सकते। देखिए शाकिर, इसमें 2 मुख्तलिफ नुक्ते हैं। एक तो मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, बिल्कुल आपके इल्म में है कि मैं पिछले कई सालों से करता ही फौजदारी वकालत हूँ। मेरे पास कोई साहिल आएगा, वो अपना केस मुझे देगा, अगर मेरे और उसके दरमियान फ़ीस तय हो जाएगी तो मैं उसका केस ज़रूर करूँगा, और मेरी कोशिश होती है कि मैं केस जो है वो कानून की 4 दीवारी के अंदर, कानून के दायरा कार के अंदर किसी का केस लड़ूं। मैंने कभी किसी केस को पर्सनल नहीं लिया। बिल्कुल। इसलिए एक तो प्रोफेशनली जब उन्होंने मुझसे, और मैं इस एपिसोड से पहले भी 2021 में भी लब्बैक का वकील रहा हूं, जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने प्रोफेशनली उन्हें एंगेज किया है और मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। दूसरी है एक ज़ाती वजह, वो भी मैं आपसे शेयर किए देता हूं। शाकिर, मुझे ऐसे लगता है कि वैसे मेरे कहने का कतन मकसद ये नहीं है कि दीगर जो लोग हैं वो आशिकाने रसूल नहीं हैं। मैं हर मुसलमान को आशिक रसूल समझता हूँ। मैं हर मुसलमान के मुतालिक ये सोचता हूँ कि अगर वो इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है तो फिर उसका ईमान ही नहीं है। लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा ऐसा महसूस होता था कि जैसे इस जमात में आशिकाने रसूल भी दूसरों की निस्बत कुछ थोड़े से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा महसूस होता था ज़ाती तौर पे, और मैंने ये सोचा कि अगर इस तमाम प्रोसेस में किसी एक आशिक रसूल की भी मैं खिदमत कर गया तो मेरी दुनिया के साथ मेरी आखिरत समझ जाएगी। तो मेरे दूसरा जो नुक्ता है वो मेरे लिए मेरे जहन के मुताबिक बहुत भारी था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं हर मुसलमान को आशिक रसूल समझता हूँ। मैं इन लोगों को भी आशिक रसूल समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि लब्बैक के लोग जो हैं वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़कों पर निकले हैं, बाहर निकले हैं, और ये लब्बैक कहते हैं नबी पाक की हर ज़ात मुक़द्दस से मुतल्लिक़ा बात को। तो अगर
मैं इनमें से किसी एक की भी खिदमत करने में कामयाब हो गया तो मेरी आखिरत संवर सकती है। ये दो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर मैं TLP का वकील हूँ, लेकिन इसको महदूद न कीजिए। मैं सारे पाकिस्तान का वकील हूँ। बेशुमार लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो जिनका किसी मजहबी या सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, वो आम क्रिमिनल्स हैं, तो आपके सामने उनके लिए भी मजदूरी करता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सर। नाज़रीन, हमारे साथ बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब जो हैं वो मौजूद थे और इन्होंने अपनी कानूनी राय जो है हाफिज़ साद रिज़वी, अंस रिज़वी, तहरीक लब्बैक के कारकुनान और इनके ऊपर जो एक इस वक्त जो मुकदमात की एक सिलसिला चल रहा है इसके मुतालिक इन्होंने गुफ्तगू की। फिर इनसे दोबारा अब क्योंकि ट्रायल शुरू होगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कोट लखपत जेल में जाकर ये ट्रायल कवर करूं और ये जो हक़ाइक़ बता रहे हैं, क्योंकि मैंने बुरहान साहब की जिरा जो है वो कवर की हुई है, तो वहाँ पर ये जो पोस्टमार्टम करते हैं और जिस तरह जो हाफिज़ साहब वाला मामला है कि किस तरह उन्होंने फायरिंग की, ये मामला हुआ, तो वो जिरा अगर आपके सामने आ जाए तो यकीन करें कि आप ख़ुद फैसला करेंगे कि कितना सिस्टम में हमारे जो है इसमें कंट्रोल करके कितनी चीज़ों को जो है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ जो है वो किया जा रहा है। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।